बताओ, जैसे ये मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, ये हमारे चैप्टर नंबर 12th का फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जो भी कंटेंट पढ़े होंगे, वो आपने सारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 11th में बेस पढ़ लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आप लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस होगा वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो बताओ बच्चों, ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? एनीवन ऑफ यू बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? बोलो बच्चों, इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? ईशा, हाँ जी, बेसिकली हिंदी में इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब बेसिकली होता है हमारा, अगर आप कुछ भी अर्न करने में सक्सेसफुल हो, इफ यू आर सक्सेसफुल इन अर्निंग समथिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद साइंस ऑफ मनी। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा अपने 11th में। इट इज कॉल्ड एज साइंस ऑफ मनी, पैसों का शास्त्र। मतलब एक ऐसी साइंस जो आपकी मनी से रिलेटेड हो। देखो, जो 9th-10th वाली साइंस होती है, जो 11th-12th में साइंस होती है, वो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या डिफरेंट होती है। बट जो हमारी जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, वो हमारी मनी से रिलेटेड होती है। और मनी, अब जब हमारे पास मनी आएगा तभी हम अपने लिवलाइहुड को अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे। बेसिकली हमारा जितना भी जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, वो हमारी मनी से रिलेटेड ही होती है। खैर, ये तो थी मनी की बात। अब होती है इकोनॉमिक्स की हमारी दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स? शाबाश, माइक्रो एंड मैक्रो। वो ही हम आज की अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होते क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमारा मैक्रो है तो हम मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। हमें ये देखना है कि मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड मैक्रो होता है, मैक्रो इटसेल्फ मीन्स एज लार्ज। मैक्रो वर्ड का मतलब ही लार्ज होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, या एक ग्रुप होता है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर करता है, ये लाइन बहुत अच्छी है सेकंड पॉइंट की, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ये इंडिविजुअली हर चीज को ना कंसीडर करते हुए ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की वर्किंग को कंडीशन करता है, उसको कंसीडर करता है। सपोज करो कि एक पर्सन है राम, वो 10,000 रुपीज पर मंथ कमाता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स में इसे कंसीडर करना है, तो बच्चों आप बताओ कि इकोनॉमिक्स में हम उसे कहाँ कंसीडर करेंगे? कि अगर मैं कहूँ सिर्फ राम सैलरी 10,000, तो वो हमारी किस ब्रांच में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में? बताओ। माइक्रो। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन का है। अगर मैं कहूँ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज increased by 35%, if I am talking about the national income of the country, तो वो किस ब्रांच में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स में? मैक्रो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैक्रो का मतलब ही ये होता है कि जब आप पूरी इकोनॉमी की वर्किंग को इकट्ठा कंसीडर करो, आप अकेले अकेले या अलग अलग से किसी चीज को कंसीडर ना करते हुए पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा कंसीडर करते हो, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इट कंसीडर्स एवरीथिंग ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की सब चीजों को कंसीडर करता है, एक साथ इकट्ठा कंसीडर करता है सब चीजों को। तो क्या आप मुझे वो पार्ट्स बता सकते हैं? क्या आप मुझे वो डाइवर्सिफिकेशन बता सकते हो कि जिसमें हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है? मतलब आप मुझे ये बता देते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स 3-4 बता दो। बताओ बच्चा, आप बताओ। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। एक एग्जांपल हमारा नेशनल इनकम हो गया, एक एग्जांपल हमारा जीडीपी हो गया, और जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, और वेरी गुड। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
और ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, ये सब चीजें जो मतलब जो एक अकेली चीज में कंसीडर ही नहीं हो सकती, जो फुल कंट्री की वर्किंग को या फंक्शनिंग को इकट्ठा कंसीडर करते हैं, उसे बेसिकली हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मैक्रो इज अ वर्ड विच मीन्स लार्ज, और सेकंड पॉइंट हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, इट कंसीडर्स एवरीथिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इतनी बात क्लियर है? इसमें इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट? डू यू हैव एनी? ओके बच्चा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जस्ट ये खुल, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता ही दिए, वही जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ये सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, माइक्रो क्या होता है। जैसे मैक्रो मतलब लार्ज होता है, ऐसे माइक्रो मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइक्रो? स्मॉल। मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो एक ऐसा वर्ड है जो हमारा स्मॉल यूनिट, स्मॉल पर्सन, स्मॉल इंडिविजुअल, स्मॉल फर्म, स्मॉल थिंग को कंसीडर करते हैं। स्मॉल बोले तो ये एक आधी चीज को ही कंसीडर कर लेता है। इट कंसीडर्स ओनली द सिंगल थिंग्स, ये किसी सिंगल चीज को, एक आधी चीज को भी कंसीडर कर लेता है। अगर मैं कहूँ मेरी सैलरी, पर्सनल मेरी सैलरी, अच्छा मुझे ये तो बताओ किन की सैलरी हमारी इकोनॉमी में इंक्लूड होती है? ये बताओ किन की सैलरी इंक्लूड होती है? मतलब ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जिनकी सैलरी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? नहीं पता? ना बच्चा, बेसिकली जो लोग 18 इयर्स के प्लस होते हैं, मतलब जो लोग बड़े होते हैं 18 इयर्स से अबव होते हैं, उनकी इनकम हमारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। अगर कोई पर्सन जैसे चाइल्ड लेबर कर रहा है या ना बिलो 18 इयर्स अगर कोई पर्सन कुछ चीज अर्न कर रहा है, तो उसकी इनकम हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में हमारी वही चीज इंक्लूड होती है जो हमारी कम से कम मिनिमम 18 साल से अबव कोई भी बंदा किसी सही सोर्स से कमा रहा हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सही सोर्स? गलत सोर्स कौन सी होती है? मुझे बताओ, व्हाट आर द रॉन्ग वेज ऑफ अर्निंग द इनकम? नो, हाँ, गलत ही है वो तो, खैर एज बैरियर में आ जाएगा। अगर सपोज करो कोई 25 इयर्स का पर्सन कोई गलत सोर्स से पैसा कमा रहा है, तो वो गलत सोर्स कौन सी हो जाएगी? बताओ। हाँ जी, करप्शन, चोरी से, डकैती से, लूट मचा के, या किसी भी और मैं कह सकती हूँ हमारे रॉन्ग वे से, रॉन्ग पाथ को आजमा के, अनफिट तरीकों से, या वो चीजें जैसे जैसे अनफेयर मीन्स से कमाता है, तो वो चीजें हमारी इकोनॉमी की अर्निंग में नहीं आती। हमारी इकोनॉमी की अर्निंग में सिर्फ वही चीजें आती है, वही चीजों को हम कंसीडर करते हैं जो हमारी करेक्ट वे से इनकम अर्न की जाए, उसे ही हम इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल इनकम में। समझ गए बाबू ये बात? इज इट क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट को कंसीडर किया जाता है। अगर इंडिविजुअल यूनिट की फंक्शनिंग हो या इंडिविजुअल यूनिट की अर्निंग हो, उसे कंसीडर करें तो वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन इटसेल्फ। माइक्रो का अपने आप में ही मतलब स्मॉल होता है। स्मॉल बोलेंगे सिंगल या एक, ये स्मॉल होता है। समझ गए बच्चों इसका मतलब? it itself means small. Okay, clear? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी किस किस चीजों से रिलेटेड होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन एंड सिंगल पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पेज शो हो रहा है, रुको। मतलब आपका ये फर्स्ट पेज है। अब मैंने जैसे ये टर्न किया, आपको ये शो हो रहा है? बताओ क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपको क्या दिख रहा है? मुझे ये बताना, आपको क्या दिख रहा है अब? वेट 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 वेट।
आप बताओ बच्चों, अब दिख रहे हैं? नाउ इज इट क्लियर? आप अब क्या लिखा हुआ है ये एक बार बता दो, व्हाट इज रिटन इन द स्क्रीन नाउ? हाँ, तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स दिख रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल थिंग, इंडिविजुअल पर्सन एंड सिंगल पर्सन वर्किंग एंड फंक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हर पहलू को देखती है, हर पर्सन को देखती है, हर सिंगल पर्सन को कंसीडर करती है, हर एक पर्सन की की इकोनॉमिक कंसीडर को कंडीशन को कंसीडर करती है। इसका एग्जाम्पल हो गया राम सैलरी। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, आपको ये जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई डाउट है? इन दोनों में कोई डाउट है इन दोनों टॉपिक्स में? वैसे ये ना पुराने टॉपिक भी है 11th के, तो आपको थोड़ा बहुत इनका बेस आता होगा। अब मैं आपको एक ये क्वेश्चन दूंगी, देखो क्या लिखा हुआ है, रीड इट आउट, व्हाट इज रिटन, पढ़ना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दूंगी, पीडीएफ सेंड करोगे ना, या आप ना एक अच्छा सा कम से कम 3-4 पॉइंट का डिफरेंस, जैसे माइक्रो का स्कोप नैरोअर होता है, मैक्रो का स्कोप वाइडर होता है, माइक्रो स्मॉल यूनिट को कंसीडर करता है, मैक्रो लार्ज को, माइक्रो वर्ल्ड का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का लार्ज, एग्जाम्पल लिख के अच्छे से 3-4 पॉइंट को डिफरेंस करके आप मुझे शो करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, करवाने को तो मैं भी लिखवा सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो एक बार आपका देख लेते हो, आपके पास्ट नॉलेज के बेसिस पे आप कितना कर सकते हो, कर लोगे, और अगर कोई डाउट हो तो चिंता की कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ठीक है, ओके बाबू। अब देखते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें देखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या होता है, दोनों देखेंगे और दोनों के पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात ना करूं, अगर मैं कहूं सिर्फ स्कोप, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? बताओ, किसी भी चीज का स्कोप की अगर बात की जाए तो स्कोप का मतलब, हाँ कह लो, ऑब्जेक्टिव मान लो, उद्देश्य मान लो, या कहाँ कहाँ वो यूज होता है, बेसिकली स्कोप होते हैं यूसेज, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ काम आती है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूसेज या स्कोप होता है वो होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का है, नेशनल इनकम। जब मैं आपको करवाऊंगी आपको इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। आपने कभी सुना है इसके बारे में, बुक में देखा नेशनल इनकम के बारे में, मतलब कुछ इसके रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूमेरिकल से चैप्टर का नाम देखा? आपको ये तो पता होगा क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम है, बताओ पता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा है, कम से कम 12 से 15 मार्क्स या इससे भी ऊपर का ही आता है, और मैं आपको इतने इजी वे में करवाऊंगी जिसकी कोई हद नहीं है। उसके न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, अगर आप किसी और टीचर की कंसीडर करो या किसी और टीचर को देखो तो वो ना उनके जो न्यूमेरिकल ना काफी कॉम्प्लेक्स वे से करवाते हैं, लेकिन मैं आपको ना अपना, मेरा सेल्फ मेड एक फॉर्मूला है, मैं अपने बेसिस से करवाऊंगी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का, आपको काफी मजा आएगा। खैर लेकिन वो बात का चैप्टर है, तो अभी हम उसे कंसीडर नहीं करते। हम ये देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट स्कोप क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्कोप या पहला कह सकते हैं काम होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन? इंग्लिश में मुझे एस्टिमेशन वर्ड का मतलब बताओ। आप ये मत सोचो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ अगर इंग्लिश में आपके पास एस्टिमेशन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, फाइंड आउट करना, या बेसिकली इसके रिजल्ट को फाइंड आउट करना। बेसिकली एस्टिमेशन मतलब फाइंड आउट होता है, जैसे एस्टिमेट या राउंड ऑफ में भी आता था ना फाइंड आउट करना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब उसके रिलेटेड टर्म्स। आप जैसे आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, नेशनल इनकम से रिलेटेड टर्म्स होते हैं हमारे जीडीपी, जीएनपी,
और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बहुत सारी टर्म्स होती है, बट अभी आपका सही समय नहीं है। जब मैं आपको वो करवाऊंगी तब मैं आपको नेशनल इनकम बताऊंगी। अभी आप ये समझ लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेशनल इनकम होती क्या, वो ये कैसे हेल्प करती है? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हर पर्सन की कंडीशनिंग को, हर पर्सन जितना अर्न करता है उसकी वर्किंग को कंसीडर करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती है कि हर कंपनी में हर पर्सन कितना अर्न कर रहा है, फिर उनका ग्रुप बनाती है और उनका इंफॉर्मेशन देती है, जो भी हमारी इसके रिगार्डिंग अथॉरिटीज होती हैं। अथॉरिटीज कैसे होगी? जैसे जो हमारा बजट बनाते हैं, हमारे बजटरी कमीशन, यूनियन गवर्नमेंट, इनको देती है ताकि वो नेशनल इनकम फाइंड आउट कर पाए। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहो, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये स्कोप थोड़ा होता है कि वो नेशनल इनकम फाइंड आउट करती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो मतलब ही सिर्फ एक सिंगल पर्सन या सिंगल यूनिट के साथ होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फंक्शनिंग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्क ओवरऑल पूरी हमारी कंट्री के साथ होता है। तो ये क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है सारे डेटा को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करने में, ताकि आपकी नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड टर्म्स फाइंड आउट हो सके। Macroeconomics helps in finding out national income and its related terms like GDP, MP, GNP, MP as it considers a record of everything properly। ये हर पर्सन का रिकॉर्ड लेती है, उसे कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके हमें हमारी रिगार्डिंग अथॉरिटीज को देती है। अथॉरिटीज बोली तो जो आपको बनाती है, जो हमारी नेशनल इनकम फाइंड आउट करती है, जैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, कोई भी हमारी स्टेट, हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, या हमारे कोई भी मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, जो लोग हमारी नेशनल इनकम को बनाते हैं, सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करके उनको सेंड करती है, उनका एक जगह उनको सेंड करती है ताकि तुम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सको। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये हर एक पर्सन की वर्किंग को कंसीडर करती है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इज दैट क्लियर? तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम लैंग्वेज भी इजी है, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप मेरी वाली लैंग्वेज को ही लर्न करो या मगअप करो, बस आप समझ लो कॉन्सेप्ट को। आपको इंग्लिश आती है, अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक रखते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर आपने सही लिखा है तो सब चलेगा। ठीक है, ठीक है बाबू, मैं आपको वैसे नोट्स दे दूंगी, आप इन्हें बनाना। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड आउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखो, पहली बात, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? डिफाइन एम्प्लॉयमेंट इन योर ओन वर्ड। रोजगार। इसकी एक अच्छी सी मुझे डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होती है एम्प्लॉयमेंट की? इट इज अ सिचुएशन। वेरी गुड। जो पर्सन एक पर्टिकुलर एज का होता है, जिसने जो कोर्स किया होता है, देखो सबके कोर्स अलग होते हैं, किसी का इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई गेम्स में, डांस में आगे होता है, किसी भी चीज में। जो पर्सन अपना पढ़ लिख के बाद, बताओ आप पढ़ क्यों रहे हो? व्हाई आर यू स्टडिंग? क्या उद्देश्य है आपका पढ़ने का? ताकि आप बड़े हो, कुछ अर्न कर सको। हर पर्सन ना पढ़ता ही इसलिए है, या अपनी लाइफ में अपने कैरियर को बनाता ही इसलिए ताकि दे कैन बी एबल टू अर्न समथिंग, आप कुछ अर्न कर सको। तो बेसिकली हमारे ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है कि जो लोग जितना पढ़ के आए हो, जिस एज ग्रुप के हैं, उस एज के अकॉर्डिंग उनको उनकी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, या उनको उनकी उतनी जॉब मिलनी चाहिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को फाइंड आउट करने में। देखो, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक कंसीडर करता है हर एक पर्सन की वर्किंग को, हर एक फंक्शनिंग को, हर एक वर्क को। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है ये जानने में कि जो लोगों ने जितना कुछ पढ़ रखा है जिस समय में, वो पर्सन को उतनी उनके पास जॉब है कंट्री में या नहीं है। मतलब जितने लोग जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मतलब जितने लोगों, सपोज करो जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, क्या उनके पास जॉब है या नहीं? अगर उनके पास जॉब है देन वेल एंड गुड, अगर उनके पास जॉब नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या कंडीशन है, क्या रीजन है जिनकी वजह से उनके पास जॉब नहीं है? क्या जो उन्होंने कोर्स किया वो हमारी कंट्री में उनकी वैल्यू है भी या नहीं है? अगर वैल्यू है तो फिर उनके पास जॉब क्यों नहीं है? इन सब का समाधान निकालने के लिए डेटा कलेक्ट होना चाहिए, और जो डेटा कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसका रिकॉर्ड बनाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाती है। इट फाइंड्स आउट हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड एंड द ओवरऑल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ इट। ये रिकॉर्ड फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंट्री में कितने लोग
लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग, देखो आजकल तो पेंडेमिक की वजह से मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो हमारे डेली वेजेस वर्कर होते हैं, वो तो अनएम्प्लॉयड है ही हैं, उसके साथ साथ जो कंपनियों में आधी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई और जो बचे हुए लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। मैं आज की बात, अगर आज मैक्रो इकोनॉमिक्स इस वक्त का रेशियो निकाले ना, तो मोर देन 30%, मतलब 70% ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन अवर कंट्री टुडे। तो बेसिकली ये सारी चीजें पता कैसे चलती है? आप न्यूज देखते हो कि न्यूज में हमेशा आता है कि इतने लोगों का रोजगार हट गया, तो आप मुझे बताओ ये पता कैसे चलता है? न्यूज वालों को कैसे पता चलता है, बताओ? कौन करता है? वो कौन करता है डेटा कलेक्ट? मैक्रो इकोनॉमिस्ट। जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट के वर्कर्स होता है, जो इनमें काम करते हैं, मतलब जो इनकी अथॉरिटीज होती है, इनके ग्रुप होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इनके दो स्कोप समझ आ गए, एक एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और दूसरा फाइंड आउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। बताओ बच्चों, समझ आ गई क्लियरली? कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, बताओ क्या डाउट है? बताओ क्या डाउट है? अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर इसका थर्ड स्कोप होता है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में बेसिकली आ जाता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें, एक बात बताओ मुझे, हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री है? बताओ। डेवलपिंग। तो हमारी कंट्री में जो मनी क्रिएशन है, और हमारी कंट्री में कौन मनी को क्रिएट करता है? हु क्रिएट्स द मनी इन अवर कंट्री? हाँ जी, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक और हमारी कंट्री का आरबीआई हेल्प करता है, हमारे मनी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर करते हैं कि हमारी कंट्री में क्या स्टेटस ऑफ मनी है, मतलब हमारी कंट्री में जो मनी स्टेटस है वो क्या है। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक क्या उतनी मनी को जनरेट कर रही है जितनी नीड्स है, या हमारे जो कमर्शियल बैंक है उतनी, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में उतना रिलेशन है। कमर्शियल बैंक कौन से हो गए? ये सारे जो पीएनबी एसबीआई वगैरह होते हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक हो गए, और सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो ये फाइंड आउट करती है कि हमारी कंट्री में स्टेटस ऑफ मनी क्या है, कि हमारी कंट्री में क्या ओवरऑल स्टेटस है। मतलब ये फाइंड आउट करते हैं कि इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट दैट व्हाट इज द ओवरऑल स्टेटस ऑफ अवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, और कितने लोग एम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप इसके आगे कंसीडर करो, इसके बाद शायद, इसके बाद आप कंसीडर करो कि ये हेल्प करती है प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने में, कि हमारी कंट्री में कितनी मनी जनरेट होती है एक पर्टिकुलर साल में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि ये कैसे कंसीडर होता है, मतलब मनी जनरेशन कैसे कंसीडर होता है, ये बताओ मुझे। ईशा, आप बताओ कि हमारा मनी कैसे जनरेट? हमारे बजट के अकॉर्डिंग। मतलब आपने कभी गवर्नमेंट बजट का नाम सुना? डू यू नो व्हाट इज बजट? बजट होता है, ये बजट एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है एक साल का। क्या होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस? व्हाट इज रेवेन्यू? व्हाट इज रेवेन्यू? अर्निंग्स, इनकम। व्हाट इज एक्सपेंसेस? जो हमारा खर्चा होता है। तो ये थ्योरी ऑफ मनी में आ जाता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर करते हैं कि अपनी कंट्री का स्टेटस ऑफ मनी क्या है, स्टेटस ऑफ मनी जनरेशन क्या है। हमारी कंट्री में जो कमर्शियल बैंक का, ये सेंट्रल बैंक का प्रॉपरली अच्छे से एक हिसाब किताब रखता है, प्रॉपर अच्छे से रिलेशन रखता है, और ये पता लगाता है कि हमारी कंट्री में कितना अमाउंट ऑफ मनी जनरेट होता है, और ये कितना अमाउंट ऑफ मनी हमारा जनरेट हो रहा है, और हमारी कंट्री में मनी की कंडीशन क्या है, ये हमारी कंट्री में मनी का स्टेटस क्या है। और ये बेसिकली कैसे करता है? बेसिकली ये प्रॉपरली बजट को बनाता है, उसके थ्रू हमारे ये पता लगाता है कि कितना मनी जनरेशन है हमारी कंट्री में। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ, नहीं क्लियर तो बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ओके बाबू। तो नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अभी अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है एक साल का। अपकमिंग ईयर में हमारी क्या क्या रेवेन्यू होगा, क्या क्या एक्सपेंसेस होगा, उसे कंसीडर हमारा गवर्नमेंट बजट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है हमारे गवर्नमेंट बजट को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये हमें अब क्या क्या ये इकट्ठा करती होगी बताओ, इसका काम ही सारी चीजें इकट्ठा करना है। तो बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या इकट्ठी करती होगी चीजों को, कौन कौन सी चीजों को इकट्ठा करती होगी बताओ। हमारे रेवेन्यू। अच्छा, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा गवर्नमेंट बजट को हेल्प करती है प्रिपेयर करने में। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, ये एक हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है अपकमिंग ईयर के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है अपने बजट को बनाने के लिए। ये कैसे हेल्प करती है, ये क्या इकट्ठा करती होगी, मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन इट यूज टू कलेक्ट, ये क्या इकट्ठा करती होगी बताओ। और हाँ, जी जी जी, ये रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कंसीडर करती है और रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को कलेक्ट करती है अपकमिंग ईयर के, मतलब जो आने वाले साल में हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारी यूनियन गवर्नमेंट को देती है। यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर हम एक कंक्लूजन निकाले, सम अप निकाले, तो सम अप ये है, ये सब मिला जुला के ये सब चीजें कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके एक दूसरे को देती है। अब आपको इसके 4 पॉइंट समझ है। इसका फर्स्ट पॉइंट था फाइंड आउट नेशनल इनकम, सेकंड पॉइंट था फाइंड आउट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, थर्ड पॉइंट था थ्योरी ऑफ मनी और फोर्थ पॉइंट था प्रिपेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो बच्चों, आपने इसकी हेडिंग हेडिंग तो सबकी लर्न कर लेना, अंदर की डेफिनेशन आप चाहे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट हेडिंग आप सबकी ऐसी लर्न करना जैसे आपकी गिवन है। अब मुझे बताओ, स्कोप में कोई दिक्कत है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपसे सुनूंगी, जो भी आज मैंने करवाया ना मैं आपसे कल सुनूंगी। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये तो थ्योरी है, जब न्यूमेरिकल होंगे तब आपको काम आएंगे इनको करने में। ठीक है, ठीक है बाबू। अब आज हमने किया है व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज मतलब हमने अपने स्कोप तक कंप्लीट किया। आज के हमने लेक्चर्स में हमने देखा कि हमारे स्कोप क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या कंसीडरेशन होती है। चलो अभी मैं आपसे अब आगे का बताती हूँ।